हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है राजनीतिक विचारधारा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीतिक विचारधारा। राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों के आधार पर राजनीतिक विचारधारा का जन्म हुआ। कुछ विचारधारा ऐसी होती है जो व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती है, जबकि कुछ विचारधारा ऐसी होती है जो राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानती है। इसी आधार पर व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद व फासीवाद जैसी राजनीतिक विचारधारा का जन्म हुआ। व्यक्तिवाद ने राज्य को एक साधन के रूप में देखा, जबकि उदारवाद ने राज्य को साधन एवं साध्य दोनों रूपों में देखा। जबकि समाजवाद, फासीवाद और आदर्शवाद राज्य को साध्य के रूप में देखता है और व्यक्ति को साधन मानता है, और यह बताता है कि व्यक्ति अपना सब कुछ केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। नकारात्मक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण बिना भेदभाव के बराबर। सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण आवश्यकता के अनुसार। उदारवाद का मूल मंत्र स्वतंत्रता है। उदारवाद का जन्म इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, अर्थात उदारवाद शब्द 19वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में हुआ। वैसे यह व्यक्तिवाद के रूप में 16वीं शताब्दी में प्रचलित था और पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसका जन्म हुआ। उदारवाद के जनक लॉक माने जाते हैं। उदारवाद विवेक पर आधारित है। यह एक ऐसी लचीली एवं परिवर्तनशील विचारधारा है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वरूप को बदल देती है। उदारवाद लोकतंत्र विधि के शासन और संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण साधनों में विश्वास करती है। उदारवाद ने प्रारंभ में व्यक्ति को महत्व देकर व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन आगे चलकर समूह को महत्व देकर समूहवाद या बहुलवाद को बढ़ावा दिया। उदारवाद ने प्रारंभ में राज्य को एक साधन के रूप में माना, लेकिन आगे चलकर उसे साधन एवं साध्य दोनों माना। उदारवाद के विभिन्न निम्नलिखित रूप हैं। उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, लोक कल्याणकारी राज्य और नव उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद व्यक्तिवाद के जनक लॉक माने जाते हैं। इसे परंपरागत उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद या चिरसम्मत उदारवाद कहा जाता है। व्यक्तिवाद का जन्म 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आंदोलन व धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी की 19वीं शताब्दी के मध्य में उदारवाद के नाम से जाना गया और आगे चलकर नकारात्मक उदारवाद के नाम से जाना गया। व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन के रूप में देखता है। व्यक्तिवाद की मान्यता है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने किया है, अतः राज्य एक कृत्रिम संस्था है, इसलिए सीमित है। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति ने राज्य को जो कार्य सौंपा है, राज्य को केवल वही कार्य करना चाहिए। व्यक्तिवाद की मान्यता है कि राज्य को केवल आवश्यक कार्यों अर्थात सीमाओं की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय तक सीमित रहना चाहिए। राज्य को लोक कल्याण का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक जीवन में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। व्यक्तिवाद समाज को व्यक्तियों का योग मानता है और वह कहता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति का हित होगा तो समाज का हित स्वमेव हो जाएगा। व्यक्तिवादी विचारधारा निम्नलिखित 3 बातों को महत्व देती है। नंबर 1, राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसका अर्थ यह है कि राज्य आवश्यक इसलिए है क्योंकि वह सुरक्षा, शांति व्यवस्था व न्याय का कार्य करता है तथा बुराई इसलिए है क्योंकि उसका अधिक हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। ध्यान रहे कि व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर है। नंबर 2, राज्य एक पुलिसमैन की भांति है। नंबर 3, राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए अर्थात केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित रहना चाहिए। नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद 2 प्रकार, एक राजनीतिक उदारवाद और दूसरा आर्थिक उदारवाद। राजनीतिक उदारवाद के जनक लॉक हैं तथा इसके समर्थक लॉक, बेंथम, स्पेंसर हैं और आर्थिक उदारवाद के जनक एडम स्मिथ हैं तथा इसके समर्थक एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो हैं। नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद के राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम लॉक ने विकसित किया, इसलिए लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति राजनीतिक इतिहास की पहली उदारवादी क्रांति मानी जा सकती है और इंग्लैंड को उदारवाद का घर माना जाता है। C.B. मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म में लॉक के बारे में लिखा है कि लॉक वास्तव में उदारवाद का मूल स्रोत था। लॉक ने राज्य का आधार सामाजिक समझौता बताया, अर्थात मनुष्यों ने आपस में एक समझौता करके राज्य का निर्माण किया है, इसलिए राज्य या सरकार व्यक्तियों की सहमति या इच्छा पर आधारित है। लॉक को प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जनक माना जाता है। लॉक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से बिना किसी भेदभाव के जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति रूपी अधिकार प्राप्त है और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। यदि सरकार इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती तो जनता बहुमत से सरकार को कभी भी हटा सकती है। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया और जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में निहित माना। अतः वाहन का कथन है कि लॉक के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा करना है। अतः लॉक को पूंजीवाद के जनक के रूप में भी देखा जाता है। लॉक ने व्यक्ति को इतना अधिक महत्व दिया कि वाहन ने लिखा है कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक विचार व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। लॉक ने प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार, संवैधानिक या सीमित सरकार और शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का समर्थन किया। लॉक को धार्मिक सहिष्णुता का समर्थक माना जाता है। उन्हें अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। अमेरिकी संविधान ने मानव अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र लॉक के सिद्धांतों की मूर्त अभिव्यक्ति है। लॉक ने 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के यथास्थिति के औचित्य का समर्थन किया तथा इस क्रांति में दिए गए राजनीतिक नारे प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का समर्थन किया।
लाक व्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना महत्व देते हैं कि वह राज्य को कानून बनाने तक ही सीमित करना चाहते हैं। लाक का कथन है, जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। उदारवाद को इंग्लैंड में दार्शनिक आधार बेंथम ने प्रदान किया। बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में विश्वास करते हैं। बेंथम का कथन है, राज्य का आधार समझौता है, बल्कि उपयोगितावाद है। राज्य को व्यक्तियों ने इसलिए बनाया है ताकि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों में वृद्धि कर सके। बेंथम भी व्यक्तिवादियों की तरह समाज को व्यक्तियों का योग मानते हैं और कहते हैं कि यदि अधिकतम व्यक्ति सुखी होंगे तो समाज सुखी होगा। बेंथम ने स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार मानते हुए उसे ठुकरा दिया और सुरक्षा को अधिक महत्व दिया। बेंथम का कथन है, लोग सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। बेंथम मानते हैं कि राज्य को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख दे। बेंथम का कथन है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। बेंथम ने आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ की हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। बेंथम ने व्यक्तिवाद का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। व्यक्तिवाद के विचार को हर्बर्ट स्पेंसर ने चरम सीमा पर पहुंचाया। अतः स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है। स्पेंसर ने राज्य के सावयवी या आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया। वह राज्य के न्यूनतम कार्य के पक्षधर थे। राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक पुलिसमैन की भांति है और राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए। ये तीनों बातें सभी व्यक्तिवादी मानते हैं, लेकिन अंततोगत्वा ये कथन स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ गया है। स्पेंसर योग्यतम की उत्तरजीविका के सिद्धांत में विश्वास करता है। वह राज्य को केवल सीमाओं की सुरक्षा तथा आंतरिक व बाह्य शत्रुओं तक सीमित करना चाहता है। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक मैन वर्सेस स्टेट में राज्य को व्यक्ति का शत्रु माना। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स में लिखा है कि आदर्श समाज वह समाज होगा जहाँ राज्य नाम की कोई संस्था नहीं होगी और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपना विकास करने के लिए समाज में खुला छोड़ दिया जाएगा। स्पेंसर का कथन है कि विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। स्पेंसर पुनः लिखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य करना चाहता है वह कर सकता है, बशर्ते दूसरे व्यक्ति की उसी इच्छा में या कार्य में कोई बाधा न आए। आर्थिक उदारवाद के जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में आर्थिक मानव का विचार दिया तथा लेसेस फेयर या हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया। लेसेस फेयर का शाब्दिक अर्थ है मुझे अकेला छोड़ दो या चुप रहो, अर्थात राज्य व्यक्ति के आर्थिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और सभी को अपने आर्थिक हित को सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता होगी। एडम स्मिथ का प्रसिद्ध कथन है, वाणिज्य और स्वतंत्रता एक दूसरे का पूरक है। एडम स्मिथ का मानना है कि राष्ट्रीय आय बराबर व्यक्तियों की
योग का आय। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि कर लेता है तो राष्ट्रीय आय में स्वयं वृद्धि हो जाएगी। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में देखा जाता है। एडम स्मिथ के विचारों का माल्थस और रिकार्डो ने भी समर्थन किया। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया, रिकार्डो ने लगान का सिद्धांत और मजदूरी के निर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद की विचारधारा ने समाज को ही दो वर्ग में बांट दिया। एक वर्ग अमीर होता चला गया और दूसरा वर्ग गरीब होता चला गया। इसी का लाभ उठाकर 19वीं शताब्दी में मार्क्सवाद अस्तित्व में आया। मार्क्सवाद उदारवाद का प्रतिवाद है। इसने गरीबों को एकजुट करके पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति करने का विचार दिया। सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद नकारात्मक उदारवाद में संशोधन है। सकारात्मक उदारवाद का उद्देश्य उदारवाद को मार्क्सवाद से बचाना है। जहां नकारात्मक उदारवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखता है, वहीं सकारात्मक उदारवाद राज्य को एक सकारात्मक भलाई के रूप में देखता है। जहां नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को आर्थिक मानव के रूप में देखता है, वहीं सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को एक सामाजिक मानव के रूप में देखता है। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।